एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज है दोस्तों ट्यूसडे 24 दिसंबर 2024। तो यहाँ पे आपको द हिंदू की पूरी एनालिसिस यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दूसरी चीज़ें जो द हिंदू की एनालिसिस होती है उसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वो आप कैसे करेंगे? तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके एक लिंक मिलेगी टेलीग्राम की। वो आप जब ज्वाइन करेंगे तो पूरा आपको पीडीएफ एक जगह पे प्राप्त हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजिटल नोट्स भी कुछ कुछ वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ। वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो चीज़ें आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगी। यहाँ पे जो भी एनालिसिस करी जाती है उसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ, जो आपके एग्जाम्स को लेकर के काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। द हिंदू के फ्रंट पेज से आज है क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। 3 जो सस्पेक्ट हैं ये खालिस्तान ऑपरेटिव, यहाँ पे इनको गोली मारी गई है उत्तर प्रदेश, और इसकी सराहना पंजाब के डीजीपी तुरंत इनकाउंटर की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बॉडी लेके जाई जा रही है। यहाँ पे खालिस्तान का मुद्दा है क्या? पंजाब पाकिस्तान का थोड़ा सा पार्ट, इंडिया का थोड़ा सा पार्ट, कुछ पार्ट मिला के राजस्थान, ऊपर जम्मू कश्मीर का पार्ट, ये सब पार्ट मिला करके ये खालिस्तान बोलते हैं। यही ये डिमांड करते हैं कि हमें सेपरेट नेशन के रूप में रिकॉग्निशन रखो, हमारा अपना अलग कंट्री, अलग पहचान होगी। और ये ऑपरेट कहाँ से कर रहे हैं आज के डेट में? सबसे ज़्यादा इनका चीज़ें हैं कनाडा में। कनाडा में याद होगा बहुत ज़्यादा इंडिया और कनाडा का रिलेशन इसी मुद्दे को लेकर के बहुत निचले स्तर पे पहुंच गया है, जिसके कारण दोनों देशों के एनवॉय, राजदूत, एम्बेसडर वो हटा लिए गए हैं। अब कोई भी कंट्री के यहाँ पे एनवॉय नहीं है, एम्बेसडर नहीं है। तो इसी इशू को लेकर के यहाँ पे बहुत बड़ा न्यूज़ बना हुआ है। अब ये जो सस्पेक्टेड थे यहाँ पे, हालांकि 3 सस्पेक्टेड की बात करी जा रही है, कंफर्म तो अभी नहीं है, लेकिन प्रो खालिस्तान ऑपरेटिव लिंक इनसे जोड़ा जा रहा है और 3 लोगों को यहाँ पे इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो यही पूरी चीज़ें थी। कहा जा रहा है बक्सीवाला इन पंजाब 18 दिसंबर को यहाँ पे इस अटैक में शामिल थे ये लोग, जिसके कारण इन लोगों को यहाँ पे शूट आउट किया गया है। तो यही पूरी छोटी सी न्यूज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। पंजाब की लोकेशन आपको दिख ही रहा होगा, इसी की बात करी जा रही है। कुछ ये पार्ट मिला करके खालिस्तान ये बनाते हैं। तो खालिस्तान की अगर ये लोकेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे निकल के आएगा, लेकिन ये अलग अलग जगहों से भी इनका डिमांड होता है, इस वाले रीजन से, इस वाले रीजन से इनका डिमांड निकल के आता है, क्योंकि सिख कम्युनिटी काफ़ी इस पर जोर देती है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे बांग्लादेश जो है पत्र लिखा है। अब पत्र लिखा है इंडिया को, कह रहा है कि भैया हसीना को हमारे देश में भेजिए, एक्स्ट्राडिशन, इनको हमारे देश में भेजिए तुरंत। और ये कहाँ पे शरण ली हैं? आपके भारतवर्ष में शरण ली हैं, याद रखिएगा। रिसेंटली वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन ग्रुप था उसने हैवी प्रोटेस्ट किया, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट था शेख हसीना का, वो उखाड़ के फेंक दिया गया। उसके बाद से एडवाइजरी इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं यूनुस खान, वहाँ के नोबेल प्राइज विनर, ये चला रहे हैं। तो ये यहाँ पे डिमांड करी जा रही है कि इसको बांग्लादेश भेजे। किससे कहा जा रहा है? इंडिया से। क्या इंडिया इस प्रकार की चीज़ें एक्शन लेगा? तो हमें तो नहीं लगता बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटी हैं जो प्रो इंडियन थी। अब वहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो प्रो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि बढ़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इनका लोकेशन आप देखिए पहले, ये देखिए, ये लोकेशन है इंडिया को नेगलेक्ट करके बांग्लादेश नहीं चल सकता। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ें, चाइना तो अब सपोर्ट करने के लिए तुरंत आगे निकल के आएगा, क्योंकि उसको तो जगह मिल जाएगा ना यहाँ पे, और उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये प्रोजेक्ट भी फ्लरिश करेगा, और इंडिया इससे डिनाई करता है, बार बार इससे
दूर भागता है। तो ये इंडिया सपोर्ट नहीं करता BRI प्रोजेक्ट को, जिसके कारण यहाँ पे उसको एक चांस मिला हुआ है चाइना को। अब वो चीज़ें चाइना इंटरवेंशन तो करेगा ही करेगा। तो ये प्रॉब्लम एक निकल के आई हुई है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इनकी डिमांड करी जा रही है कि इनके ऊपर केस चलेगा और देखा जाएगा। केस का चलेगा, अब तो ये बहुत इनकी ज़्यादा उम्र भी हो चुकी है। अब ये इंडिया में आकर के कुछ अपना जो समय है वो व्यतीत कर रही हैं। देखते हैं वहाँ पे सत्ता पलट। एक्चुअली बंगाल के जो आप देखेंगे बांग्लादेश को, तो वहाँ पे सत्ता पलट ऐसे ही हुई है 1971 को अगर देखेंगे आप, 1971। तो 1971 में जब इंडिया के सपोर्ट से इस कंट्री का निर्माण होता है, तो यहाँ पे US अगेंस्ट में खड़ा रहता है, अपना नेवी वगैरह भेज देता है यहाँ पे। ठीक सपोर्ट के लिए हम लोग रसिया से गुहार लगाते हैं, उसकी भी नेवी यहाँ पे आ जाती है। तो जिसके कारण ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, पावर बैलेंस हो जाती हैं और इस कंट्री का निर्माण होता है। 71 के समय में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कत्लेआम भी होती है। तो मुजबिर रहमान जो यहाँ पे थे, जिनका अहम रोल है इस कंट्री को आज़ाद करने में, ठीक है। तो एक पार्टी बोलते हैं कि यहाँ पे एक ही पार्टी की रूलिंग सिस्टम होगी, लेकिन जो वहाँ के मिलिट्री होते हैं ग्रुप तो वो कहते हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम होनी चाहिए यहाँ पे। उसके कारण बहुत सारी इशू भी बाद में निकल के आती है। बाद में जब आप देखेंगे तो मुजबिर रहमान जो वहाँ के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं बांग्लादेश के, उनकी हत्या कर दी जाती है और उनके आर्मी पर्सोनल बॉडीगार्ड की भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से जो सत्ता निकल के आती है वो मिलिट्री रिलेटेड पावर निकल के आती है, आर्मी रिलेटेड पावर निकल के आती है और वो सत्ता को रूल करते हैं बांग्लादेश में। फिर आगे जब बढ़ती है सत्ता तो फिर उनकी भी हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से पावर में आती हैं शेख हसीना भी जब पावर में आती हैं तो उनके भी कुछ साल के बाद उनका भी पावर यहाँ पे छिन जाता है याद रखिएगा। तो इसी तरीके से सत्ता गिर रहा है, सत्ता आ रहा है, सत्ता गिर रहा है, सत्ता आ रहा है, यही प्रोसेस वहाँ पे चली है। कोई नया चीज़ नहीं हुआ है दोस्तों, ऐसे जान के आप हैरान मत होइएगा। वहाँ पे ऐसे ही चीज़ें 1971 से चल रही हैं। तो यहाँ पे सत्ताधारी लोग ऐसे ही सत्ता गिरा रहे हैं और सत्ता वहाँ पे ऐसे ही आ रही है। तो ये चीज़ें थी। इंडिया बांग्लादेश की रिलेशनशिप को देखा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिबरेशन 1971 में जो इंडिया क्रूशियल रोल प्ले करता है बता ही दिया, मिलिट्री सहायता से, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट से। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर दिया जाती है 1972 में, जो एक प्रकार से फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्टार्ट करता है। जो प्रोमिनेंट एरिया है वो ट्रेड और इकोनॉमिक्स टाई को लेकर के है कि बांग्लादेश जो है इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया को अगर कंसीडर करेंगे तो। इंडिया एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल, गाड़ियों को, मशीनरी प्रोडक्ट को, वहीं पे ये जूट, मछली और गारमेंट हम लोगों में कंट्री में बेचते हैं। तो दोनों का एक प्रकार से कोऑपरेशन भी है, क्योंकि लोकेशन आप देखिए ना, ये लोकेशन है तो चारों तरफ से, तीन तरफ से तो घिरे हैं, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल है। तो इस वाले रीजन में ही इसी साइड से बस ओपन है, बाकी तीन साइड से तो ये इंडिया से घिरे हुए हैं। तो ये दोनों कंट्री इंप्रूव करेंगी अपनी अपनी कनेक्टिविटी, इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, बॉर्डर मार्केट, ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा अगर देखा जाए तो एनर्जी कोऑपरेशन में भी हम इंडिया एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को 1000 मेगावाट। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट स्ट्रेंथेंस एनर्जी टाई। तो ये इस प्रोजेक्ट पे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट पे भी कार्य चल रही है। कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ज्वाइंट इनिशिएटिव चल रहा है, रेल लिंक, वाटर, रोड कनेक्टिविटी। तो पीपल टू पीपल टाइज भी स्ट्रांग होगी। इन चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है इंडिया के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा मिलकर के। अगरतला अखूरिया रेल लिंक बनाने की बात करी जा रही है, इसको रिवाइटलाइज करी जाएगी। ओल्ड रेल रूट जो थी पहले की, वाटर शेयरिंग, रिवर कोऑपरेशन, गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी 1996 में साइन हुई थी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट हमेशा बनी रहती है, ये भी अभी तक अनरिजॉल्व भी है क्योंकि इशू पानी का हमेशा बना रहता है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन ज्वाइंट एफर्ट लगाया गया है कि किस प्रकार से जो टेररिज्म है बाउंड्री से आ रही है, जा रही है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की भी बात करी जा रही है, स्मगलिंग चलता है।
कोऑपरेशन बिटवीन सिक्योरिटी एजेंसी और बॉर्डर मैनेजमेंट। कल्चरल पीपल टू पीपल टाइज भी होती है, लिंग्विस्टिक कल्चरल हिस्टोरिकल बॉन्डेज है, क्योंकि बाउंड्री आप देखिए यहाँ से बांग्लादेशी, यहाँ पे शिलोंग बंगाली, तो इस एरिया को कवर करते हैं पूरे। चैलेंजेस क्या है? बॉर्डर को मैनेजमेंट करना चैलेंज है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट होती है, मोदी जी करते हैं, कुछ हिस्सा, छोटा छोटा हिस्सा जो कवर ही नहीं है इंडिया में है कि बांग्लादेश में है, वो हम लोग सही प्रकार से एक लाइन खींचते हैं और जो डिस्प्यूट था उसको रिजॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ये इंपॉर्टेंट है और हम लोग ज़्यादा हिस्सा देते हैं बांग्लादेश को, उसके कुछ हिस्से को अपनी तरफ रखते हैं, यानी इशू को रिजॉल्व वहाँ पे करते हैं। तीसरा रिवर डिस्प्यूट, चाइना इन्फ्लुएंस है, रोहिंग्या क्राइसिस है इंडिया बांग्लादेश में, हर प्रकार की इशू रोहिंग्या आज के डेट में फेस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम निकल के आती है। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये CEPA ये जो है अंडर डिस्कशन चल रहा है, किस प्रकार से इसको बूस्ट करा जाएगा। डिफेंस कोऑपरेशन में भी हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं उसके साथ, ताकि उसकी भी चीज़ें मजबूत हों। देखिए, तो कभी भी बांग्लादेश को इंडिया जो है छोड़ता नहीं है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आएगी वो कैसे अपना जियो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजी लेकर के चलेगी, इंडिया से कैसा रिलेशन रखने वाली है, वो तो समय बताएगा, जो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। बंग बंधु बापू डिजिटल म्यूजियम भी यहाँ पे सिम्बोलाइज करता है, शेयर करता है हिस्ट्री और लीडरशिप। स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या है जियो पॉलिटिक्स में, तो ये की पार्टनर है इंडिया की। नेबरहुड फर्स्ट हम लोग चलाते ही हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलाए ही हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी चलाए ही हैं, सारी पॉलिसी हम लोग चलाए ही हैं, उस पर कार्य भी करते हैं। सार्क, बिम्स्टेक, BBIN, इन सब चीज़ों के कोऑपरेशन यहाँ पे होता है। कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो बांग्लादेश से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी हो सकती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये पार्ट आपको अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ, घबराइए मत, ये देखिए। अब यहाँ से हमें जाना हो त्रिपुरा, तो हम कैसे, कितना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ से जाना हो त्रिपुरा तो ये देखिए कितना छोटा डिस्टेंस। तो एक प्रकार से कनेक्टिविटी की भी बातें करी जा रही हैं। और छोटा सा चीज़ है ये, चाइना अपना आँख गड़ाए बैठता रहता है ये चिकन नेक वाली चीज़ों पे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो अगर जैसे ही डिस्कनेक्ट करेगी तो ये पार्ट हम लोगों का टूट सकता है। तो ये ऑक्युपाई करने के लिए डोकलाम वाला इशू तो आपको याद ही होगा, इसीलिए भारत का स्टैंड वहाँ पर था भूटान वाले रीजन में। तो भारत वाले भूटान वाले इशू को यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके कारण जियो पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हो जाती है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को देखेंगे। कश्मीरी आर्टिजन जो कलाकार हैं वो डोडो, एक बर्ड थी, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ नहीं सकती है, मॉरिशस वाले रीजन में पाई जाती है, जिसकी एक्सटिंक्शन 1688 यानी 1600 के आसपास ही हो गई है। तो ह्यूमन की वजह से हैबिटेट के लॉस की वजह से इसका पृथ्वी से विलुप्त हुआ है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं यहाँ पे UPSC में, अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को समझिए। तो इसकी डिमांड अचानक से बढ़ी है। ये कश्मीरी जो आर्टिजन है इसको बनाया है, इसकी डिमांड बढ़ी है। इसका नाम डोडो बर्ड की कॉपी है। अब ये 50,000 के आसपास बहुत सारा डिमांड अचानक से इसका आया है। तो ये क्वेश्चंस अगर बात करें यहाँ पे देखें तो क्वेश्चंस कैसे ये चीज़ें आएंगी, यहाँ पे अगर देखा जाएगा आप पे तो डोडो का नाम राफस उकैलेटस, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, नेटिव मॉरिशियस में मिलती है और 1600 के आसपास एक्सटिंक्शन हुई थी। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेसिव स्पीसीज, ये तीनों कारण थे। ह्यूमन एक्टिविटी क्या, ये ह्यूमन से डरती नहीं है, ये बर्ड डरती नहीं थी, जिसके कारण आसानी से टारगेट में आ गई और ये बत्तख की तरह लगभग दिखती थी और ये इनका दोहन भी करने लगे। जो भी डच वच आते थे इनको मार के खा जाते थे लोग, इसके कारण इनका पॉपुलेशन अचानक से घटा और ये चली गई, क्योंकि ये डरती नहीं थी, ऐसे ही घूमती थी सोसाइटी में, तो इजी था ट्रैक करना इनको। टाइमलाइन की बात करें तो यहाँ पे यही 1600 के आसपास लेगेसी यही है कि ये ह्यूमन ड्रिवन एक्सटिंक्शन हुई है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्टिव इंडिसीजन की बात करी जा रही है। लेटेस्ट GST काउंसिल की मीटिंग आपके जैसलमेर राजस्थान में हुई है। कौन सी? 55वां। वहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा चीज़ें निकल के नहीं आई, इसीलिए इंडिसीजन की बात बोली जा रही है। जब भी GST की हम बात करते हैं दोस्तों,
तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात हो रही है कि कंट्री में किस प्रकार से रेट चलेगा। 0, 5, 12, 18, 28 ये स्लैब निकल के आती है। इसी पे यहाँ पे किस फील्ड में हमें कम करना है टैक्स, किस फील्ड में कम करना है, रिड्यूस करना है, इंक्रीज करना है, चेंज करना है, नया लाना है, ये सब चीज़ें तय करेगी जीएसटी काउंसिल। यहाँ पे इसी की बात चली जा रही है, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। पॉपकॉर्न में यहाँ पे टैक्सेस ऐसे ही बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर लेते हैं उसकी जो प्रीमियम भरते हैं उस पर भी टैक्सेस गवर्नमेंट बोली थी कि कम करेंगे, लेकिन कुछ वैसी बातें नहीं हुई। इसीलिए यहाँ पे इनडिसीजन वाली बातें कह रही हैं, कोई निर्णय लिए ही नहीं आप, ऐसे ही पूरी बवाल यहाँ पे दिया हुआ है। तो यही कहानी थी जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरा यहाँ पे निकल के आ रहा है कैनेरी इन कैनोपी। तो यहाँ पे ग्रीनरी की बात चल रही है। रिसेंटली आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 23 लॉन्च हुआ है 24 में। याद रखिएगा हर 2 साल पे बाईएनियल रिपोर्ट निकलती है एक बार। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री निकालती है, कौन है? तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ये रिलीज करती है, ये बॉडी FSI ये बना करके देती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को, और ये इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जो हैं वो रिलीज किए हैं रिसेंटली। तो बॉडी यही है। ये बॉडी कहाँ पे है? देहरादून में है। अब यहाँ पे क्या कही जा रही है, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, ये कहीं ना कहीं क्या रख रहे हैं कि सही मायने में क्या फॉरेस्ट होना चाहिए, क्या फॉरेस्ट थे, उसमें थोड़ी सी डेफिनेशन बदली गई है। जिसके कारण कही जा रही है क्या कि हम लोग एडिशन दिखा रहे हैं कि हमारे 25+% बढ़ गए हैं। क्या 25% तक चीज़ें पहुंच गई हैं जो ग्रीनरी हैं, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की हम बात करें यहाँ पे, तो यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। लेकिन 25% ऑफ द फिगर ये हाइड करता है क्या? फॉरेस्ट कवर लॉस, बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट पे, नीलगिरी पे, नॉर्थ ईस्ट पे। तो हम चीज़ों को छुपा छुपा के चल रहे हैं। ये चीज़ें श्रिंकिंग मैंग्रोव्स इन कच्छ और अंडमान में कम हो रहे हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, ये जो है नेचुरल इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। तो इसकी डिटेलिंग को मैं पिछले वीडियो में भी अच्छे से दिया हूँ। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो यही है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें डाटा को छिपाई गई हैं। तो ये ग्रो हो जाएगा गैप थ्योरेटिकल और एक्चुअल फॉरेस्ट में, अगर ऐसे हम चेंज करेंगे। तो कार्बन सिक्वेशन की बात करी जा रही है तो बहुत लोअर स्तर पे पहुंच गया है। कैंपा की बात करी जा रही है यहाँ पे, कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट, जिसके कारण बहुत सारे जगहों पे थ्योरेटिकल और एक्चुअल फॉरेस्ट में चेंजेज आए हैं। जो यहाँ पे फॉरेस्ट है उसको सब जगह, मान लीजिए एक पेड़ है रोड पे, उसको भी काउंट कर लेंगे आप फॉरेस्ट में, तो कैसे चीज़ें चलेगा। तो यहाँ पे उसी चीज़ को लेकर के बातें कही जा रही हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 और 1980 के परव्यू यहाँ पे देखा जाए तो ये चीज़ें मिल रही हैं कि जो भी इन्वेंट्री ऑफ द फॉरेस्ट है, डिस्टॉर्टिंग इट्स ऑफिशियल इन्वेंट्री ऑफ फॉरेस्ट, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। वही फॉरेस्ट क्या है उसका डेफिनेशन भी बदल गया है, और जो निचले स्तर का है डेफिनेशन वो हम लेकर के चल रहे हैं। तो ये हमें इम्पैक्ट करेगा टोटल किसमें? ग्रीन लाइफ की बात करी जा रही है, फॉरेस्ट की बात करी जा रही है, उसमें इम्पैक्ट करेगा। तो यही चीज़ें हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आया है जिसमें 25% इंडिया का लैंड कवर्ड हुआ है फॉरेस्ट एंड ट्री से, ये बोला है। तो नंबर तो बड़ा है, लेकिन बहुत सारे इसमें जो इसके अचीवमेंट है वो यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत सारी क्लाइमेट चेंज को लेकर के इशू निकल के आएगा। तो यही सारी डिटेलिंग थी। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होंगी। ग्रेटिफिकेशन की बात करी जा रही है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो गाट बॉडी है यही बदल के क्या हो जाता है? WTO हो जाता है। यही यहाँ पे बात करी जा रही है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्रूशियल टारगेट है जो रिवाइटलाइज करने की ज़रूरत है। ये फुल वेल फंक्शनिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम जो इंड हो रहा है 2024 में। तो यहाँ पे 5 इयर्स अपीलेट बॉडी के रूप में, और दूसरी सेकेंड ईयर ऑफ WTO 2 टीयर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे था। यहाँ पे परसिस्टेंट ब्लॉकिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट और अपॉइंटमेंट ऑफ द अपीलेट बॉडी मेंबर चल रहा था। अब यहाँ पे यही सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि किस प्रकार से जो अपीलेट बॉडी है जिससे हम लोग WTO में
क्लेम करते हैं, अपील करते हैं, उसी को लेकर के यहाँ पे बात आ रही है। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है इस चीज़ में। बराक ओबामा भी यहाँ पे थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सकलेट यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप था, इन लोगों की प्रेसिडेंसी में इन चीज़ों को स्लो डाउन कर दिया गया, जिसके कारण ये प्रॉमिस बहुत सारा जो था वो धरा का धरा ही रह गया, उस पर कोई बहुत ज़्यादा वर्क करा नहीं गया। तो इसीलिए गार्टिफिकेशन ऑफ द WTO बोला गया। तो WTO जो बनाया गया था और गाट से बदल के जनरल एंटी एवाइडेंस टैक्स था ये था। तो ये गाट से बदल करके WTO जब हुआ तो इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ था, लेकिन वो अभी भी यही से ही फंक्शन कर रहा है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इंडिया रिलायंस ऑन चाइना फॉर क्रिटिकल मिनरल। क्रिटिकल मिनरल क्या है? तो यही सब क्रिटिकल मिनरल हैं। देखिए, एंटीमोनी, बिस्मुथ, कैडमियम, गैल्मियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, ये जो है चाइना के पास बहुत ज़्यादा तबके पे ये चीज़ें हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, चाइना जो है चिप बनाने में, सेमीकंडक्टर बनाने में, माइक्रो चिप बनाने में उसका उपयोग करता है। तो टेक्नोलॉजी में अपग्रेड हो जाती है उसकी। इंडिया के पास ये चीज़ें हैं, लेकिन बहुत हद तक हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं किए हैं, बहुत हद तक हम लोग पहचान नहीं पाए रिसोर्स रिजर्व है कहाँ, और इंडिया इसका उपयोग भी नहीं किया क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है भारत के पास। तो ये चीज़ें हैं, चाइना के ऊपर भारत डिपेंड है। तो हम लोग डिमांड करते हैं क्या कि चाइना हमको ये चीज़ें, हम चाइना से ये चीज़ें लेते हैं एक्चुअली, तो जिसके कारण हमें ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजी में उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर की चिप हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इसमें इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंडिया को इनिशिएट करना चाहिए इन चीज़ों पे, ताकि वो चीज़ें सही से एक्सप्लॉइट हो सके, उसका यूजेज हो सके इस टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स री इम्पोज किया है रेस्ट्रिक्शंस 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। तो ये क्या है? तो री इम्पोज नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है इम्पोज किया है। ये क्या है? तो PAR, ये क्या है? प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, PAR, और PAP प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। तो ये परमिशन है कि अगर कोई भी मिजोरम, म्यांमार, इन बाउंड्री पे अगर कोई भी है और भारत में आ रहा है, तो एक प्रकार से उनको ये परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो एंट्री मार सकते हैं, क्योंकि फॉरेनर जो हैं वहाँ पे वो एंट्री मार रहे हैं बॉर्डर पे अपने इंडिया वाले साइड पे। उसी को लेकर के ये फिर से एक्टिव हो गई है। 1958 की ये ऑर्डर थी, जो यहाँ पे ऑर्डर क्या कहता है, नो फॉरेनर शैल इंटर इनटू रिमेन इन एनी प्रोटेक्टेड एरिया एक्सेप्ट अंडर एनी अकॉर्डेंस विद अ परमिट इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इशू नहीं देती है ये PAP, तब तक आप एंट्री नहीं कर सकते। इसी ऑर्डर को यहाँ पे पुनः री इम्पोज किया गया है। तो कहाँ पे? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन तीनों स्टेटों में जो बाउंड्री चर्च कर रही है, उसकी वजह से यहाँ पे इशू निकल के आ रही है। यहाँ पे बॉर्डर आप देखेंगे तो मिलेगा यहाँ पे आपको। ये वाला पार्ट, जिसके कारण ये बॉर्डर एरिया हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेलिंग्स यही दी जा रही है कि कैसे इसको हम सही प्रकार से टैकल कर सकते हैं। तो ये अगर आपको PAP चाहिए, ऑर्डर चाहिए, मतलब कि आना है, तो कहाँ से मिलेगी? ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रेसिडेंट्स कमिश्नर ऑफ द स्टेट, होम कमिश्नर ऑफ फॉरेन रीजनल FRRO, इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। तभी जा करके आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो 3 स्टेट हैं, यहाँ पे तीनों स्टेट के नाम दे दिया गया है। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। How does Google Zencast AI which predict the weather work? यहाँ पे वेदर वर्क जेनकास्ट की, गूगल की ये AI है जेनकास्ट, जो वेदर के बारे में आपको पहले से ही बताएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके। अब देखिए कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हर एक फील्ड में हुई है, चाहे मेडिकल हो गए, चाहे एजुकेशन हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इंडस्ट्री हो गई, हर प्रकार से वेदर हो गई, तो ये क्लाइमेट, हर प्रकार से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। तो यूजेज बहुत वास्ट है, ये कोई छोटा यूज नहीं है। उसी को लेकर के गूगल की जेनकास्ट यहाँ पे
इस चीज को रीडिंग दी है कि कैसे यहाँ पे चीजें बदल रही हैं। किस चीज में? जो प्रिडिक्शन किया जाता है कैलकुलेशन के आधार पे, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करी जाती है कि कैसे एटमॉस्फेयर बदलेगा। वो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन घंटों के सुपर कंप्यूटर के इस्तेमाल से होती थी। सुपर कंप्यूटर इतना पावरफुल, फिर भी घंटों लग जाते थे। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से बहुत कम समय में, कुछ ही मिनट में, 7 से 10 मिनट में ये चीज़ें संभव हो जा रही हैं। तो इसका उपयोग है। पहले न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन होते थे जिसके कारण यहाँ पे समय लगता था, और सुपर कंप्यूटर इसमें भी लगते थे। लेकिन आज के डेट में उनकी आवश्यकता है नहीं। बहुत सारी चीज़ों को हम, जो भी 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का हमें प्रिडिक्शन करना होगा वेदर को लेकर के, वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही बात, मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि जेनकास्ट जो है ये रिप्लेस भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ये प्रोबाबिलिस्टिक है, ये थोड़ी सी चीज़ें कन्फर्मेटरी नहीं है। दूसरी, ये डिटर्मिनिस्टिक है। तो ये डिटरमाइन करते हैं, जो अपने कैलकुलेशन करते हैं सुपर कंप्यूटर से, और ये प्रोबाबिलिस्टिक है। लेकिन प्रोबाबिलिस्टिक को बहुत सही बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये समय से पहले ही प्रिडिक्ट कर देंगी, और बहुत कम समय पे प्रिडिक्ट कर देंगी, तो हम प्री परेडनेस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट को फोकस कर सकते हैं। तो यही पूरी कहानी इसमें बोली गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। कुछ इसी प्रकार से इमेज भी जनरेटिव इमेज की सहायता से बनाए जा सकते हैं। तो हम हर प्रकार से इमेज भी बना सकते हैं, हम हर प्रकार से एजुकेशन भी ले सकते हैं। मेडिकल की बात करें, ट्रेड की बात करें, सैटेलाइट की बात करें, पावर की बात करें, ऑटोमेशन की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, तो मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी से लेकर के बहुत आगे चला गया है। एआई की बात करें तो ये कैटेगराइज है 3 में: नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। यहाँ तक जब पहुँचेगा तो आदमी को रिप्लेस कर सकता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, नैरो एआई, जनरल एआई, ये बहुत हद तक नहीं, लेकिन ये मीडियम वाले लेवल तक चीज़ें सही हैं। तो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस हो सकती है, टास्क ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो नैरो एआई है, ये क्या है? ये वही हैं, सीरी एप्पल की हो गई, और छोटी छोटी चीज़ें जो भी चीज़ें होती हैं, तो ये नैरो एआई पे होती है। अभी हम इसी दोनों पे फोकस कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा कठिन है ही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेस की बात करें तो हेल्थ केयर, ड्रग डिस्कवरी, पर्सनलाइज मेडिसिन, रोबोटिक्स, एजुकेशन के फील्ड में एआई ट्यूटर, फाइनेंस, फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमेशन, व्हीकल, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, कस्टमर सर्विसेज, एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्रॉप मॉनिटरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, क्लाइमेट इन्वायरमेंट, इसी की हम लेकर के बात कर रहे हैं। वेदर फोरकास्ट कैसे हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो आपको इसमें इसके एप्लीकेशन को भी दिखाती है, किस प्रकार से यूट्यूब, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, इसमें एआई का प्रयोग अब चल रहा है। जैसे सीरी, एलेक्सा ही हो गई, चैट जीपीटी एआई हो गई, इसका उपयोग आने वाले समय में और ज़्यादा वास्ट होगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग। और दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म मेकर थे, इनका नाम है श्याम बेनेगल। 1934 में पैदा होते हैं और 2024 में इनकी डेथ हो जाती है। काफ़ी रिनाउंड पर्सनालिटी थे, फेमस पर्सनालिटी थे। ये सत्यजीत राय के साथ भी पत्थर पंचाली में भी काम कर चुके थे। तो इसी इन्होंने प्रेज हासिल किया, और ये बहुत सारी चीज़ों को सीखे भी। तो ये इनका योगदान भी अतुलनीय है। मेकिंग ऑफ महात्मा, ही इंट्रोड्यूस ऑफ महात्मा, तो ये यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं। तो इनका देहावसान हुआ है कहाँ पे? मुंबई हॉस्पिटल में, 90 साल की उम्र में। याद रखिएगा, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाजा और इजराइल काफ़ी इशू कई दिन से मैं कवर करता हूँ यहाँ पे। तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डील जो है ये हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम उन चीज़ों को और समझेंगे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो ये नेतन्याहू हैं वो अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, अपने नेशन को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वहीं पे गाजा भी अपने पे अड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंटली चल रही है कि कुछ इशू यहाँ पे रिजॉल्व हुई है। बगल में देख रहे होंगे बांग्लादेश को। बांग्लादेश में एक रूपपुर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है। इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये रसिया
की सहायता से बना है और इसके लिए इंडिया सपोर्ट करता है। यही यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। तो ये करप्शन में फंस रही है शेख हसीना। 5 बिलियन का टारगेट था, लेकिन यहाँ पे $12 बिलियन रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट पे खर्च हुआ है, जिसके कारण इनके जो रिलेटिव है तुलिप सिद्दीकी, ये यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग में इनका हेल्प किए थे यूनाइटेड किंगडम से। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम में क्वेश्चन रेज हो रहा है उनके ऊपर कि आपने क्या ऐसा कुछ हेल्प किया था। तो रूपपुर को लेके काफ़ी इशू निकल के आ रही है। फ्रेंच प्रेसिडेंट चौथी बार यहाँ पे गवर्नमेंट को लेकर के अपॉइंट किए हैं। कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो ये प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रॉन, यहाँ पे इनको अपॉइंट किए हैं। चौथा, एक साल में चौथा पीएम यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। सोचिए, तो स्टेबिलिटी है ही नहीं फ्रांस में, कहीं ना कहीं बहुत उथल पुथल है, लेकिन फिर भी बैलेंस करके यहाँ पे चीज़ें चली जा रही हैं। तो यही कहानी है पूरी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल क्राइसिस तो चल ही रही है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।